Hello everyone. In this video, I will discuss with you all two previous year question of Sociology optional paper 1 mains, and in the end of this video, I will tell you how you can introduce your answers for sociology and how you can conclude them, and I will let you know all the resources where you can get the ready-made introduction and conclusions from, and I will answer all of your doubts regarding the answering and structuring of the sociology optional answers. So before any delay, let's start the video. So question number 1 is Weber's idea of bureaucracy a product of the historical experiences of Europe? Comment. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वेबर का आइडिया था ब्यूरोक्रेसी पे, तो क्या वो यूरोप के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस का प्रोडक्ट है, एंड वी हैव टू कमेंट ऑन दैट. सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में जब सोशियोलॉजी के आंसर्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अगर कोई कंसेप्ट डिस्कस किया गया है या फिर कोई कंसेप्ट पूछा गया है पर्टिकुलर, तो हम थिंकर के पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए उस कीवर्ड को डिफाइन करते हैं. लाइक हेयर आई हैव डिफाइंड द टर्म ब्यूरोक्रेसी एज पर वेबरियन पर्सपेक्टिव, that Weber defined bureaucracy as a hierarchically organized and rationally designed organization to coordinate the work of many in order to achieve the organizational goals. अब इसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट में जब भी हम आंसर को लिखते हैं, इनिशियली हमें नहीं पता होता है कि कौन से कीवर्ड को हमें अंडरलाइन करना होता है या फिर किस कीवर्ड को हमें हाईलाइट करना होता है. अब इसमें थिंकर जब भी हम कोट करते हैं, यू कैन ईदर अंडरलाइन द थिंकर और यू कैन इनबॉक्स इट लाइक दैट. एंड जैसे ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे एक टर्म है, तो इसको भी हम इनबॉक्स कर सकते हैं. और हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एंड रैशनली डिजाइंड, अब ये इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल टर्म्स होती है, इनको अगर हम इनबॉक्स करते हैं तो वो एग्जामिनर को अपीलिंग लगता है और हमारा आंसर अच्छा दिखता है. सो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस इन द सोशियोलॉजी आंसर that Weber defined bureaucracy as a hierarchically organized and rationally designed organization to coordinate the work of many in order to achieve the organizational goals. Now we come to the body part. अब हमें पता है हमें आंसर क्या करना है कि how bureaucracy has emerged as a result of the historical experiences of the Europe. So first हमें पता है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसकी वजह से, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था और भी बहुत सारे कंटेम्प्रेरी रिवोल्यूशन थे, उनकी वजह से देयर वाज अ नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लीगल रैशनल अथॉरिटी. वाई? क्योंकि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, मोनार्की थी, वो डिक्लाइन हो रही थी, तो उसकी जगह पे एक नए लीगल रैशनल अथॉरिटी की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी आई. सो अब इसमें हम सिर्फ इतना लिखेंगे. अगर हम हर पॉइंट के साथ लिखेंगे दिस वॉज द रीजन एंड दैट इज वाई ब्यूरोक्रेसी emerged. अब हर पॉइंट के साथ ये लिखना जरूरी नहीं है. क्यों? फर्स्टली हमें वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखना होता है, एंड रिपीटेड पॉइंट हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर रिपीटेड लाइन हम लिखते हैं तो उसकी वजह से हमारा आंसर लेस अपीलिंग होता है. सो इसीलिए, और वैसे भी एग्जामिनर जो है वो एकेडमिकली बहुत रिच है, उसको सिंपल करने की ज़रूरत है. हमें अपने आंसर को सिंपल करने की ज़रूरत है और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है. हमें हर चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. सो सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म. द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिक्वायर्ड एन एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ कमांड. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म की वजह से हमें पता है जब फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ था तो उस सब को मैनेज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ कमांड की रिक्वायरमेंट थी, जो अगेन ब्यूरोक्रेसी ने फुलफिल की. नेक्स्ट, emergence ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी प्रोपेल्स ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म. अब ये जो इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म वो क्या लीड करता है? दैट लीड्स टू द ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन. अब एक थिंकर का भी पर्सपेक्टिव है, यू कैन यूज दैट अकॉर्डिंग टू द पॉल ड्यूगे, ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल डिस्पाइट डिफरेंट रेस एंड रिलीजन. इसकी वजह से डेमोक्रेसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का एमर्जेंस हुआ. नेक्स्ट इज न्यू सोशल चैलेंजेस. अब सोशल चैलेंजेस कौन से आए थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन
की वजह से जब अर्बनाइजेशन हो रहा था और मोर ऑफ अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम प्रोलिफरेशन हो रहा था और क्राइम्स इंक्रीज कर रहे थे, तो वो जो अर्बन एरिया था उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज अ सोल्यूशन. अगेन राइज ऑफ नेशन स्टेट जब अमर्ज हुए थे तो दोज ऑल्सो रिक्वायर्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू गवर्न वास्ट टेरिटरीज. नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम द एस्क्राइब स्टेटस टू अचीवमेंट ओरिएंटेशन. फॉर एग्जाम्पल जो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी जब बनी यूरोप में, तो दैट मार्क्ड ए शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जो इनिशियल ट्रेडिशनल बेसिस पे जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी तो वो एस्क्रिप्शन बेस्ड सोसाइटी थी, तो उसको अचीवमेंट ओरिएंटेशन सोसाइटी की तरफ लीड किया ब्यूरोक्रेसी ने. So lastly we conclude saying that though a product of historical experiences of Europe, bureaucracy still holds relevance in explaining the increasing rationalization in all spheres of human activities. अब सबसे पहले I will make you revise this answer once again so that you are able to comprehend it in a better manner, and then I will let you know कि मैंने particular conclusion और particular introduction ही क्यों choose किया. So come to the starting part of the question. So question was, is Weber's idea of bureaucracy a product of the historical experiences of Europe? Comment. अब कमेंट करना है. कमेंट कीवर्ड को जब हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें जो पर्टिकुलर जो कंसेप्ट दिया होता है तो उसी के अराउंड हमें हमारे आंसर को रिवॉल्व करना होता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो जिस भी थिंकर का वो पर्सपेक्टिव होता है, हेयर इट इज वेबरियन पर्सपेक्टिव. तो वेबर ने कैसे ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया था, तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में उसको डिफाइन करेंगे. देन वी कम टू द बॉडी पार्ट कि कैसे ब्यूरोक्रेसी अमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोप. सो सबसे पहले पता है डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल अथॉरिटी की वजह से. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म रिक्वायर्ड एन एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ कमांड. देन emergence of democracy leading to the idea of equality and secularism, जो कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये आइडियाज आते हैं, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म. देन न्यू सोशल चैलेंजेस टू एडमिनिस्टर द अर्बन एरियाज, ब्यूरोक्रेसी वॉज रिक्वायर्ड एज अ सोल्यूशन. नेक्स्ट, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स रिक्वायर्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू गवर्न द वास्ट टेरिटरीज, अगेन ब्यूरोक्रेसी. देन शिफ्ट फ्रॉम एस्क्राइब स्टेटस टू द अचीवमेंट ओरिएंटेशन, marked a shift towards the bureaucracy. Lastly, we concluded, though a product of the historical experiences of Europe, bureaucracy still holds relevance in explaining increasing rationalization in all spheres of the human activities. अब मोस्टली क्या होता है कि जब सिर्फ एक कंसेप्ट की बात होती है और कीवर्ड डिफरेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंक्लूजन पार्ट डिफरेंट होता है. अब यहाँ पे कमेंट कीवर्ड है तो कमेंट के अकॉर्डिंगली हम जो हमारा ये कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेसी और वेबरियन पर्सपेक्टिव, हम यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं उसको कंक्लूजन में. कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे होता है और जो भी कंसेप्ट दिया होता है उस कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस बताया जाता है प्रेजेंट सोसाइटी में और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस उसका क्या होता है. तो हेयर अगेन तो मैंने क्वेश्चन से अपने कंक्लूजन को लिंक किया कि क्वेश्चन में यही था कि कैसे ब्यूरोक्रेसी एक प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोप का. देन आई एक्सप्लेन्ड हेयर द सिग्निफिकेंस कि कैसे इट स्टिल होल्ड्स रेलेवेंस इन एक्सप्लेनिंग द इंक्रीजिंग रैशनलाइजेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड द सोशियोलॉजी ऑप्शनल आंसर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2. What is historical materialism? Examine its relevance in understanding contemporary society. So it's a 20 marker question जो कि 2023 के पेपर में आया है. तो अब इसमें क्या करेंगे हम, what is historical materialism is the first part of the question. Second part is examine its relevance in understanding the contemporary society. अब here examine is the keyword. अब जब एग्जामिन हमें करना होता है किसी भी पर्सपेक्टिव को तो उसको हम बोथ
साइड से एग्जामिन करते हैं कि कैसे वो रिलेवेंट है और कैसे वो रिलेवेंट नहीं भी है कुछ पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब हमें रिलेवेंस पूछा है तो यहाँ पे डोमिनेंट पार्ट होगा कि कैसे वो रिलेवेंट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एंड फिर हम 3-4 पॉइंट्स में ये भी बताएंगे कि हाउ इट इज नॉट रिलेवेंट। सो अभी शुरुआत कैसे करेंगे, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है फर्स्ट पार्ट है उसको 2 पेजेस लेंगे हम एक्सप्लेन करने के लिए, देन ऑन अ थर्ड पेज we will show how the historical materialism concept is relevant in understanding the contemporary Indian society. Then lastly we'll tell that how it is not relevant in some places, and lastly we will conclude the answer. So starting from the introduction, that Karl Marx in his seminal work Contribution to the Critique of Political Economy gave the concept of historical materialism, borrowing ideas from the dialectics of Hegel and materialism of Ludwig Feuerbach. अब ये इंट्रोडक्शन ना तो ये किसी मॉडल आंसर्स में है, ना ये किसी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब जब मैंने इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कंसेप्ट को अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ा, नितिन सिंघानिया से, नेहा मैम के नोट से, और फिर मैंने ये इंट्रोडक्शन खुद से बनाया, क्योंकि हमें पता है जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है उसमें कहाँ से ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ है। मार्क्स ने ये बोरो किया था कंसेप्ट कहाँ से, जो डायलेक्टिक्स कंसेप्ट है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ हेगेल एंड द मटेरियलिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ द लडविग फ्यूबेक। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समराइज कर दिया ब्रीफली कि मार्क्स ने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया था। सो नेक्स्ट, अब जब ये कंसेप्ट आया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये कीवर्ड है, तो हम ये बताएंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ कंसेप्ट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। अब इसमें पता है कि ये सोसाइटी के इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्क्स ने ये कंसेप्ट फॉरवर्ड किया था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। नेक्स्ट, Marx used the concepts of economic infrastructure and social superstructure to explain the historical materialism. So, अब हम जो ये 2 कंसेप्ट मार्क्स ने यूज किए हैं, हम इनको डिफाइन करेंगे कि व्हाट डज वी मीन बाय दीज कंसेप्ट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लाइक बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट और हैव नोट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, सो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आता है। नेक्स्ट, सोशल सुपरस्ट्रक्चर। अब सोशल सुपरस्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी लाइक कल्चर, लॉ, रिलीजन एट्सेट्रा। अब ये जो डायग्राम है इसके थ्रू आई हैव समराइज्ड कि मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कंसेप्ट क्या डिनोट करता है। अब ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शेप्स द सोशल सुपरस्ट्रक्चर एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर इन टर्न हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मार्क्स का मेन मोटिव क्या था एक्सप्लेन करने का। मार्क्स एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे, तो वो कहते थे कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में मूव करती है, और वो सोशल सुपरस्ट्रक्चर को शेप करते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर कि हाउ इट इज रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड सोसाइटीज आर शेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप्ड कंट्रीज डिटर्मिनिंग द रूल्स ऑफ ट्रेड। अब एक डिस्क्लेमर, अब ये जो आंसर है ये एक अप्लाइड आंसर है। अप्लाइड आंसर्स इनिशियल ईयर्स में जब हम सोशियोलॉजी को प्रिपेयर करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो अप्लाइड आंसर्स हम नहीं लिख पाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम स्टैटिक आंसर्स को लिख चुके होते हैं और फिर हम बाकी टॉपर्स के आंसर्स को पढ़ते हैं, देन वी गेट्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम कंसेप्ट को यूज करके उसको हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से रिलेट करके हमारे जो आंसर को लिख सकते हैं। तो इसीलिए आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अप्लाइड आंसर्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी हैज बिकम अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट, कमोडिटी फेटिसिज्म।
Studies reveal that global iconic objects such as Apple and Samsung gave a sense of satisfaction to the owners, leading the commodity fetishism. Ab I hope everyone reading the sociology and watching this video knows the meaning of the commodity fetishism. Next, class struggle as engine of social change. We know that class struggle between the haves and have-nots leads to the changes in society. For example, trade unions led to changes in the labor laws. Next, alienation. Technological advancements such as AI, machine learning leads to alienation among workers fearing job losses. So अब ये लास्ट पेज है हमारा. Having told the relevance of the historical materialism in understanding the contemporary society, now we will tell how it is not relevant in some places. अब क्वेश्चन को लिंक करने के लिए, आंसर को लिंक करने के लिए एक ये लिंकिंग स्टेटमेंट हम फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे हमारे आंसर का फ्लो मेंटेन रहता है. दैट हाउएवर दिस हिज कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज ऑल्सो इररिलेवेंट इन सम प्लेसेस. अब ये जो ऑल्सो इररिलेवेंट वाला एस्पेक्ट मैंने लिखा है ये मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट रिलेवेंट. नॉट रिलेवेंट. अब how it is not relevant. Social security. Social security measures by the welfare state has reduced the intensity of class struggle. For example, minimum wages act. अब इस एक्ट की वजह से जो क्लास स्ट्रगल था वो समवेयर रिड्यूस हो गया. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर. Flexible work culture like hybrid work culture and work from home etc. has reduced the alienation at workplace. Next, religious revivalism has become influential factor in bringing social change affecting economic determinism. मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है. वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शेप करता है सोशल सुपरस्ट्रक्चर को. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं इसमें रिलीजियस रिवाइवलिज्म वाले कंसेप्ट में कि जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर है वो शेप कर रहा है इकोनॉमी को. कैसे? कि जो रिलीजन लेड टूरिज्म है. So lastly we conclude saying, however the rise of socialist and welfare state like Scandinavian countries still makes historical materialism relevant in understanding the contemporary society. So this is how we can conclude this answer. I will revise this answer once again so that you are able to understand in a better manner. So this is the question, that what is historical materialism? Examine its relevance in understanding contemporary societies. So firstly I introduce that Karl Marx in his seminal work Contribution to the Critique of Political Economy gave the concept of historical materialism, borrowing the ideas from the dialectics of Hegel and materialism of Ludwig Feuerbach. Next, historical materialism as a concept है क्या? Historical materialism as a concept includes materialistic understanding of the evolution of society. Marx used the concept of economic infrastructure and social superstructure to explain the historical materialism. Next, अब ये दोनों टर्म को हम डिफाइन करेंगे कि इनसे क्या मतलब है. Like economic infrastructure includes forces of production like tools and technology and relation of production such as haves और have-nots भी लिख सकते हैं आप, या फिर bourgeois and proletariat भी लिख सकते हैं. Next, social superstructure. Social superstructure includes all other aspects of society such as culture, law, religion, education, etc. अब ये जो एक डायग्राम है ये कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है. इसमें क्या है, हमने पूरे जो हमारा कंसेप्ट है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का उसको ही हमने समराइज कर दिया है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, forces of production plus relationship of production, they shape the social superstructure and social superstructure in turns helps in functioning of the economic infrastructure. तो मार्क्स यहाँ पे हमें पता है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है. वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिटर्मिन करता है कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, सोसाइटी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी. सो अभी हम उसका रिलेवेंस बताएंगे जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का. सो रिलेवेंट कहाँ पे है? फर्स्टली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर. Economically well-developed societies are shaping the world order. For example, developed countries determines the rules of trade.
सेकेंड, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्योंकि जीडीपी हैज बिकम द मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज. Third, commodity fetishism. Studies reveal that global iconic objects such as Apple and Samsung gave a sense of satisfaction to the owners, leading commodity fetishism. Next, class struggle as engine of social change. How? क्योंकि trade unions हैं, they led to the changes in the labor laws. Next, alienation. Alienation में क्या होता है? Technological advancement such as AI, machine learning leads to alienation among workers fearing job loss. However, this concept of historical materialism is not relevant in some places. First is social security measures by the welfare state has reduced the intensity of class struggle. Example is Minimum Wages Act. Next is flexible work culture. Hybrid work culture and work from home, etc. has reduced the alienation at workplace. Religious revivalism has become influential in bringing social change अफेक्टिंग इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स की जो बात थी इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट वाली, यहाँ पे रिवर्स हो गई है कि जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर है वो डिटर्मिन करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को. फॉर एग्जांपल इज रिलीजन लेड टूरिज्म. लास्टली वी हैव टू, अभी कंक्लूजन पार्ट में क्या होता है, हमें जो कंसेप्ट का पॉजिटिव सिग्निफिकेंस हमें बताना होता है. सो हियर, however, the rise of the socialist and welfare states such as Scandinavian countries still makes historical materialism relevant in understanding the contemporary societies. So, this is how you can write sociological answers. अब जब भी हम इनिशियली आंसर्स लिखने शुरू करते हैं तो नहीं लिख पाते हैं जो अप्लाइड आंसर्स होते हैं. अभी ये सेकेंड जो आंसर है ये भी अप्लाइड है और फर्स्ट आंसर भी हमारा अप्लाइड आंसर था. तो इसीलिए आई विल से दैट जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं आंसर लिखने की तो आप स्टैटिक पोर्शन से शुरू कीजिए, लाइक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ कंसेप्ट, या फिर जो डर्कहाइम का सुसाइड वाला कंसेप्ट है, ताकि आप अप्लाइड आंसर्स लिखने में कंफ्यूज ना हो. और अप्लाइड आंसर्स लिखने से पहले या तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं जो मैं शुरू कर रही हूँ अपने चैनल पे, या फिर आप टॉपर्स के आंसर्स रीड कर सकते हैं, वहां से आप अप्लाइड आंसर्स लिखने सीख सकते हैं. सो आई होप यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.